साथियों नमस्कार। नए साल की शुभकामनाएं आपको। और नए साल में हम पिछला जो टॉपिक जहाँ पे पूरा किया था वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। हम पढ़ रहे थे बाजार संतुलन। और बाजार संतुलन में हमने जो देखा था, बाजार संतुलन में क्या देखा था कल? बाजार संतुलन में हम देख रहे थे मांग वक्र और पूर्ति वक्र का शिफ्ट, शिफ्ट इन डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। और दोनों कर्व का हमने सब शिफ्टिंग देख लिया था, लेफ्ट साइड राइट साइड डिमांड का और लेफ्ट साइड राइट साइड सप्लाई का। अगर दोनों वक्र एक साथ शिफ्ट होने लग जाए तो क्या होगा, इस चीज को हम देखेंगे। जस्ट मिनट। हाँ तो साथियों, बाजार संतुलन के अंतर्गत जब दोनों वक्र आपका डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व, ये दोनों अगर एक साथ शिफ्ट होंगे तो आपकी जो संतुलन की स्थिति है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कहने का मतलब संतुलन की मात्रा पे क्या प्रभाव पड़ेगा और संतुलन कीमत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो हम देखेंगे। चीज़ों को ध्यान से सुनेंगे तो बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। कोई ज़्यादा कुछ लफड़े वाली बात नहीं है, ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान है। आपको बस इतना पता होना चाहिए डिमांड कर्व कैसा होता है और आपका सप्लाई कर्व जो है वो कैसा होता है। इसको हम एक एक करके बिंदुवार देखेंगे। पहली स्थिति हमारी है कि जब आपका डिमांड कर्व या जिसको कहते हैं मांग वक्र, ये शिफ्ट होता है लेफ्ट साइड में, किधर? बाईं ओर। ठीक है। और आपका सप्लाई जो वक्र है, जिसको क्या कहते हैं आप, पूर्ति वक्र, पूर्ति वक्र भी आपका बाईं ओर शिफ्ट होता है। तो दोनों अगर लेफ्ट टू लेफ्ट शिफ्ट हो रहे हैं तो आपके क्या प्रभाव पड़ेगा संतुलन की मात्रा पे और संतुलन कीमत पे, एक ग्राफ की सहायता से हम इसको समझ लेंगे। बहुत तेजी के साथ एक ग्राफ बना दें हम। आप साथ साथ ग्राफ बनाते जाएंगे अपनी नोटबुक में तो आपके लिए आसान रहेगा। ये आपका कौन सा कर्व है? डिमांड कर्व। और ये आपका कौन सा है? सप्लाई या जिसको कहते हैं आप पूर्ति वक्र। पूर्ति वक्र को किससे लिखें? क्या बोल गया मैं, शायद सॉरी। ये आपका सप्लाई वक्र और ये आपका डिमांड कर्व। डिमांड कर्व हमेशा ऊपर से नीचे ऋणात्मक ढाल वाला होता है और सप्लाई वक्र जो है धनात्मक ढाल वाला होता है। ये संतुलन की स्थिति, जहां पे दोनों वक्र काट रहे हैं, ये संतुलन की स्थिति है। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें जो कल भी हमने बात की थी, आज भी बात की थी, ये उस कंडीशन में जब फर्मों की संख्या स्थिर हो। फर्मों की संख्या स्थिर हो, कहने का मतलब फर्मों की संख्या चेंज नहीं होगी, तब की बात करें। फर्मों की संख्या चेंज हो जाएगी तो हमारा ये शिफ्टिंग थोड़ा सा अलग तरीके से हो जाएगा। ये आपका अब ये संतुलन कीमत जो है, इस पे अगर हम देखें तो संतुलन कीमत कहाँ पे होगी? जहां पे दोनों काट रहे हैं। ये आपका संतुलन कीमत है। ये आपका संतुलन कीमत है। ठीक है। और संतुलन की मात्रा, ये संतुलन की मात्रा है आपकी। संतुलन की मात्रा को आप किससे लिख दें? Q से लिख दें। और संतुलन कीमत को किससे लिखते हैं बेटा जी? P से लिख दें। अब हमने कहा मांग वक्र बाईं ओर खिसक जाता है और पूर्ति वक्र भी बाईं ओर खिसक जाता है, तो आपकी स्थिति क्या होगी, क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप खिसका के देख लीजिए। प्रभाव क्या पड़ेगा देखना भाई। देखोगे खिसका के तो अपने आप पता चल जाएगा, करके देखो। वो बाबा जी कहते हैं ना, रामदेव जी, हो जाएगा, करके देखो। तो इसको करके देखते हैं। ये आपका खिसका दिया हमने क्या?
मांग वक्र किधर, लेफ्ट की ओर, ये यहां पे कर दिया हमने लेफ्ट की ओर। ये हो गया बेटा जी मांग वक्र आपका, और पूर्ति वक्र को भी खिसका दिया हमने किधर, लेफ्ट की ओर। ठीक है, ये पूर्ति वक्र हमने खिसका दिया लेफ्ट की ओर, ये यहाँ पे पूर्ति वक्र आपका खिसका दिया लेफ्ट की ओर। ठीक है, यहाँ तक जहाँ मर्जी है वहाँ तक ले जाओ, आपकी मर्जी है, जहाँ लेके जाना है वहाँ लेके जाओ। ठीक, नया संतुलन बिंदु आपका जो होगा, नया संतुलन बिंदु कहाँ होगा, पहले वाला ई था, इसको संतुलन बिंदु को आप E1 कह दीजिए। अब ये जो कीमत यहाँ पे थी वो ऊपर चली जाएगी, कीमत कहाँ चली जाएगी, अरे कौन स्केल का यूज करेगा, ऐसे खींच दो बेटा जी। हाँ ये तो गंदा हो गया, गंदा हो गया, मिटा देंगे, हम तो वैसे ही खींचेंगे भाई स्केल से, क्यों गंदा करेंगे। ये वाला यहाँ पे, ठीक है, और आपके संतुलन जो है वो कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, अब इस स्थिति में आप देखेंगे, इस स्थिति में जब आप देखेंगे तो कीमत जो है P से बढ़ के P1 हो गई, और आपकी मांग की मात्रा जो है वो Q से घट के Q1 हो गई। कहने का मतलब जब दोनों शिफ्ट बाईं ओर होते हैं तो कीमतें बढ़ती हैं, कीमत याद रख लेना, कीमत बढ़ी और संतुलन की मात्रा घटी, और कुछ भी नहीं सोचना है। पहली स्थिति आपकी है कि डिमांड कर्व भी बाईं ओर शिफ्ट हुआ और आपका सप्लाई कर्व भी बाईं ओर शिफ्ट हुआ, तो कीमत बढ़ी और संतुलन की मात्रा घटी, याद रखना। दूसरी स्थिति, इसी प्रकार की स्थिति की बात जब हम करेंगे कि जब आपका मांग वक्र, अब कई स्थितियां बनेंगी इसमें। दूसरी स्थिति पहले याद रखना कौन सी है, मांग वक्र बाईं ओर, पूर्ति वक्र बाईं ओर। ठीक है, अब मान लो दूसरी स्थिति आपकी है मांग वक्र बाईं ओर और आपका पूर्ति वक्र जो है वो दाईं ओर। क्या करेंगे, एक बनाइए, ये बना दिया हमने, ये बेटा जी बन गया आपका मांग वक्र और ये बन गया पूर्ति वक्र, और यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम बन गया ये आपकी जो है संतुलन की बात आ गई, ये आपकी संतुलन कीमत P और आपकी संतुलन की मात्रा Q। हमने कहा मांग वक्र बाईं ओर, ये मांग वक्र को बाईं ओर खिसका दिया, ये आपका लिख लीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं हो। ये SS मांग वक्र को आपने बाईं ओर शिफ्ट कर दिया, ये मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट हो गया, इसको आप लिख दीजिएगा D1 और पूर्ति वक्र जो है वो दाहिनी ओर, पूर्ति वक्र दाहिनी ओर खिसकेगा। अब पूर्ति वक्र दाहिनी ओर खिसकेगा तो देखिए बेटा जी एक बात ध्यान रखिए, पूर्ति वक्र आपका यहां से भी हो सकता है, जैसे यहां से जाएगा, मान लो हम ये कहें पूर्ति वक्र ये भी दाहिनी ओर है, और अगर यहां से भी जाएगा, मैं एक बार के लिए, आप जो है एक बनाइए, इसको यहां से बनाइए, मैं दोनों डॉट डॉट से समझा रहा हूं आपको कि दाहिनी ओर खिसकेगा तो थोड़ा भी तो खिसक जा सकता है, ज्यादा भी खिसक सकता है, और यहां भी खिसक सकता है, इस जगह भी। तीन स्थितियां हो सकती है ना, या तो यहां से खिसक जाए, या यहां से खिसक जाए, या यहां से खिसक जाए। अगर मान लो यहां पे खिसक के यहां पे आ गया, यहां पे आ गया तो आपकी कीमत कहां जाएगी, कीमत यहां पे आ गई P1। अगर यहां पे खिसका तो कीमत कहां गई, और नीचे गई P2। अगर यहां पे आ गया तो कीमत कहां गई, और नीचे गई P3। इसका मतलब मांग वक्र बाईं ओर खिसके, पूर्ति वक्र दाहिनी ओर खिसके तो कीमतें तो गिरेंगी,
यानी एक बात तो पहले ही क्लियर हो गई है कि ये दोनों, मांग वक्र आपका लेफ्ट में जाएगा, पूर्ति वक्र राइट में जाएगा, तो संतुलन कीमत जो है ना वो तो गिरेगी, संतुलन कीमत गिरेगी। अब बात आती है संतुलन की मात्रा, संतुलन की मात्रा। संतुलन की मात्रा पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अब संतुलन की मात्रा पे प्रभाव ये पड़ेगा कि आपका जो पूर्ति वक्र आप खिसका रहे हैं वो कितना खिसका रहे हैं। अगर पूर्ति वक्र का शिफ्टिंग उतना ही हुआ है जितना की डिमांड का रुका हुआ है तो आपकी मात्रा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बीच वाला बात, ये वाला यहीं पे आएगा, यहाँ पे। इसका मतलब संतुलन की मात्रा जो है वो इक्वल भी रह सकती है। अगर आपका पूर्ति वक्र मांग वक्र के बजाय थोड़ा सा कम खिसका है तो आपका कहाँ पे होगा? यहाँ पे मान लीजिएगा, ये जो आपका खिसका ये वाला है ना, ये आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो होगा यहाँ पे होगी, तो यहाँ पे इसका मतलब संतुलन की मात्रा कम भी हुई है। अगर आपका खिसक के यहाँ पे आ जाए तो संतुलन की मात्रा कहाँ पे होगी? यहाँ पे होगी। इसका मतलब ज़्यादा भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका मांग वक्र बाईं ओर खिसकता है, पूर्ति वक्र दाहिनी ओर खिसकेगा, तो आपकी कीमतें तो कम होंगी। और संतुलन की मात्रा में तीनों स्थिति हो सकती है, कम, ज़्यादा या बराबर। इस बात का आपको ध्यान रखना है। पहली स्थिति थी मांग वक्र बाईं ओर खिसका, पूर्ति वक्र बाईं ओर खिसका। दूसरी स्थिति है मांग वक्र बाईं ओर खिसका, इसका मतलब कीमतें कम हुई। और संतुलन की मात्रा में कुछ भी हो सकता है, इक्वल, लेस देन एंड ग्रेटर देन। क्लियर है मेरे हिसाब से? अगली स्थिति, अब जो अगली स्थिति में क्या करें हम? मांग वक्र को दाहिनी ओर खिसका दो। देखिएगा तीसरी स्थिति आपकी जो है, मांग वक्र दाहिनी ओर और पूर्ति वक्र इसको भी दाहिनी ओर कर लो। पहले हम दोनों बाईं बाईं लेके चले थे, अब दोनों को दाहिने दाहिने कर लो। वक्र बना के देखो, अपने आप स्थिति रटने की कोशिश करोगे बेटा जी बहुत दिक्कत होगी, है ना। ये आपका मांग वक्र है, डीडी लिख लो। जहां मैं कहीं आपको देखिए कि मैं भूलवश कहीं उल्टा सीधा बोल जाऊं किसी को, तो आप मुझे याद दिला देना। ये आपका पूर्ति वक्र है, याद रखना पूर्ति वक्र नीचे से ऊपर की ओर होता है और मांग वक्र आपका, ये देखो मैंने गड़बड़ बोला, पूर्ति वक्र आपका नीचे से ऊपर होता है, सही तो बोला ना, और मांग वक्र ऊपर से नीचे। यानी मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, मांग के नियम की वजह से पूर्ति वक्र का ढाल जो है वो धनात्मक होता है। ये आपकी इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे संतुलन बिंदु है, यहाँ पे आपकी ये संतुलन कीमत आपकी P मान लीजिए और संतुलन की मात्रा जो है इसको आप Q मान लीजिए। और इस संतुलन बिंदु को अगर आप कहें तो E कह सकते हैं। मांग वक्र दाहिनी ओर खिसका, ये मांग वक्र दाहिनी ओर खिसक गया, इतना खिसका दिया आपने, आपकी मर्जी है जहाँ खिसकाना चाहे वहाँ खिसका सकते हैं। ये नया मांग वक्र आपका D1 D1 और पूर्ति वक्र भी दाहिनी ओर खिसका है। पूर्ति वक्र आप यहाँ खिसका लो, यहाँ खिसका लो, यहाँ खिसका लो, देखो यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। देखिए एक बार डॉट डॉट पॉइंट से करिए, मैं आपको थोड़ा अंदाज बताऊंगा कि क्या हो सकता है। ये डॉट डॉट लाइन से अगर जाएगा तो आपको थोड़ा कम खिसका के देखें, इसको कम खिसका के देखें तो पॉइंट कहाँ जा रहा है? यहाँ जा रहा है ना कीमत वाला। थोड़ा ज़्यादा खिसकाएंगे यहाँ पे, यानी इसके इक्वल ही, तो कहाँ जाएगा? बिल्कुल पी की सीध में। और थोड़ा यहाँ खिसकाएंगे तो पी से नीचे। इसका मतलब अब की बार कीमतें तो बढ़ रही है, आपकी संतुलन की मात्रा तो बढ़ रही है, लेकिन कीमतों में कुछ भी हो सकता है। यानी अगर आपने कम खिसकाया है, ये लिया है, इतना खिसकाया है, तो आपकी संतुलन की मात्रा तो हो गई Q1 और आपकी ये जो कीमत हो गई ये कितनी हो गई? P1। इसका मतलब क्या हुआ? संतुलन की मात्रा तो बढ़ गई और कीमत भी बढ़ गई। चलो कोई बात नहीं, आपने इतना नहीं, आपने जितना इसमें शिफ्ट हुआ है ना उतना ही शिफ्ट इसमें कर लो। किसमें? ये वाला जो है यहाँ पे लेके जाओ, इसको यहाँ पे काटे, यहाँ पे काटे तो ये वाला करेंगे तो देखिए ये तो Q2 हो गई और ये आपकी
इसी लाइन में आ रही है, इसमें मतलब कोई चेंज नहीं हुआ। तीसरी स्थिति यहां पे हो सकता है आपका, तो इसका मतलब यहां पे जाएंगे संतुलन की मात्रा, तो Q3 और बढ़ा लीजिएगा और ये कम हो गई। इसका मतलब ये है कि मांग वक्र दाहिनी ओर खिसकता है और पूर्ति वक्र दाहिनी ओर, दोनों एक साइड खिसकेंगे तो संतुलन की मात्रा तो वृद्धि होगी होगी और होगी। संतुलन की मात्रा में ग्रोथ होगी, संतुलन की मात्रा बढ़ेगी और कीमत क्या होगी, वक्र से समझेंगे। कीमत बराबर हो सकती है, यहाँ पे देखेंगे कीमत कम हो सकती है और कीमत ज़्यादा हो सकती है। कहने का मतलब संतुलन की मात्रा बढ़ेगी और कीमतों में कुछ भी हो सकता है, वो कम हो सकती है, बराबर हो सकती है और बढ़ सकती है। ये तीसरी स्थिति है। पहली स्थिति मांग वक्र बाईं ओर, पूर्ति वक्र बाईं ओर। दूसरी स्थिति मांग वक्र बाईं ओर, पूर्ति वक्र दाहिनी ओर। ठीक है। तीसरी स्थिति मांग वक्र दाईं ओर, पूर्ति वक्र दाईं ओर। और चौथी स्थिति ये हो सकती है कि मांग वक्र तो दाईं ओर और पूर्ति वक्र आपका लेफ्ट में जाए। चौथी स्थिति को देखेंगे हम। डिमांड कर्व आपका लेफ्ट में जाएगा और सप्लाई वो आपका सॉरी 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 चौथी स्थिति ये देखेंगे कि आपका डिमांड कर्व जो है ना वो राइट की ओर जाएगा और सप्लाई कर्व जो है वो लेफ्ट की ओर जाएगा। ये दाहिनी ओर, ये बाईं ओर। तो क्या होगा इसको समझिएगा। ये बनाया हमने एक वक्र, ये आपका डिमांड कर्व है और ये आपका सप्लाई कर्व है। ये आपका संतुलन, कीमत P और संतुलन की मात्रा जो है वो Q, इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो इसको E आपने लिख दिया। अब कहा हमने डिमांड कर्व जो है राइट की ओर गया, बहुत सारा करके इधर कर देंगे हम राइट की ओर। ये आपका नया बन गया D1 D1। ठीक है। और ये आपका गया लेफ्ट में। कहाँ गया, लेफ्ट में गया। अब लेफ्ट में जाएगा, यहाँ हो सकता है तो संतुलन यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ हो सकता है तो संतुलन यहाँ पे और यहाँ पे। देखिएगा कहीं भी हो सकता है। अब जो है जितना ये है उतना ही इसको लेफ्ट में खिसकाएंगे। मान लो यहाँ पे गया, यहाँ पे गया तो ये हो सकता है, अभी आप देखिए यहाँ पे घूमेगा। इसका मतलब ये तो जो Q है आपका, संतुलन की मात्रा सेम रह सकती है। थोड़ा सा नीचे जाएंगे संतुलन की मात्रा बढ़ सकती है, थोड़ा और इधर जाएंगे तो बढ़ सकती है, थोड़ा और इधर चले जाएं तो इधर चले जाएं। इसका मतलब संतुलन की मात्रा जो है वो कम ज़्यादा हो सकती है। संतुलन की मात्रा, ये पढ़ा तो नहीं ना हमने, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसको क्लियर करवा दिया। चलो कोई बात नहीं, अगर करवा लिया हो तो आप एक बार रिवाइज करके इसको देख लेना। तो ये अगर यहाँ पे करेंगे संतुलन की मात्रा कम, यहाँ पे करेंगे संतुलन की मात्रा उतनी ही, यहाँ पे करेंगे संतुलन की मात्रा ज़्यादा, और कीमतें तो बढ़ेंगी। कीमतें तो यहाँ पे हो रही है तो भी बढ़ रही है, यहाँ पे हो रही है तो भी बढ़ रही है और यहाँ पे हो रही है तो भी बढ़ रही है। इसका मतलब कीमत जो है वो तो जाएगी ऊपर और संतुलन की मात्रा में क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बराबर हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन हो सकता है। ये चीज़ें जो हैं आपकी मांग वक्र और पूर्ति वक्र का दोनों का एक साथ शिफ्ट होने से होता है। आई थिंक ये चीज़ क्लियर होगी। ये तो बात हुई बेटा जी, अभी तक जो भी बात हमने की मांग वक्र में शिफ्ट, सप्लाई कर्व में शिफ्ट, इनकी जो स्थितियाँ आई, इसकी जो स्थिति आई, फिर दोनों एक साथ शिफ्ट हुए, चाहे दोनों लेफ्ट में हुए हों, चाहे दोनों राइट में हुए हों, चाहे एक लेफ्ट एक राइट हुआ हो, किसी भी तरह से हुआ, तो इनकी स्थितियाँ हम देखेंगे। और ये सारी स्थिति देखी थी हमने किस कंडीशन में, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जब फर्मों की संख्या स्थिर हो, यानी फर्मों की संख्या चेंज नहीं हो रही हो। लेकिन अगर ऐसा हो कि फर्मों की संख्या चेंज हो रही हो, फर्मों की संख्या चेंज हो रही हो, तो मांग वक्र और पूर्ति वक्र के आधार पर संतुलन जो है वो कैसा बनेगा वो ध्यान रखिएगा। अब मान लो
एक सामान्य सी बात है कि फर्मों की संख्या स्थिर नहीं होगी। इसका मतलब फर्मों का स्वतंत्र तो प्रवेश है, स्वतंत्र प्रवेश है और स्वतंत्र ही बहिर्गमन है। स्वतंत्र प्रवेश और स्वतंत्र बहिर्गमन का मतलब क्या है? कहने का मतलब यहाँ पे फर्मों की संख्या स्थिर नहीं है। अचानक से आपको ये पता चल गया कि डिमांड ज़्यादा हो रही है। क्या हो रही है? डिमांड ज़्यादा हो रही है। डिमांड ज़्यादा हो रही है तो सीधी सी बात है कीमतें बढ़ रही हैं, और जिस टाइम पे कीमतें बढ़ रही हैं तो फर्में जो हैं वो आकर्षित होंगी बाजार की ओर, और फर्में आकर्षित होंगी तो फर्में बहुत सारी मार्केट में आ जाएंगी, और मार्केट में आ जाएंगी तो जैसे ही फर्में मार्केट में आएंगी आपकी कीमतें बढ़ती हुई वापस से घटने शुरू हो जाएंगी। और कहाँ तक घटेंगी? जहाँ पे संतुलन बनेगा। इसी तरह से स्वतंत्र बहिर्गमन की बात है। स्वतंत्र बहिर्गमन का मतलब डिमांड बहुत गिर गई है, और डिमांड गिरेगी तो बहुत सारे लोग अपनी कीमतें जो है वो कम करके बेचेंगे, और कम करके बेचेंगे तो बहुत सारी फर्म जो हैं वो मार्केट से बाहर निकल जाएंगी, और जैसे ही मार्केट से बाहर निकलेंगी फर्में तो कीमतें वापस से बढ़ना शुरू होंगी, और वापस से बढ़ के कहाँ पे जाएंगी? जहाँ पे संतुलन होगा। और याद रखिएगा बेटा जी, इस कंडीशन में आपका संतुलन कहाँ पे होगा? आपका संतुलन वहाँ पे होगा जहाँ पे कीमतें न्यूनतम औसत लागत के बराबर होंगी, न्यूनतम औसत लागत के बराबर होंगी। और पूर्ण प्रतियोगिता में न्यूनतम औसत लागत रेखा को हमने क्या कहा था, याद है? कीमत रेखा का देखा था, अभी बताता हूँ आपको, जस्ट ए मिनट। हमने कहा कि जब स्वतंत्र प्रवेश और स्वतंत्र बहिर्गमन हो तो हमारा जो वक्र बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। कीमतें कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम औसत लागत के बराबर। ये आपकी कीमत रेखा है, या इसको ABC भी कहते हैं। P बराबर न्यूनतम औसत लागत। ये चीज़ें हम पहले देख चुके हैं। न्यूनतम औसत लागत, ये आपका डिमांड कर्व है। सप्लाई वक्र तो एक बनेगा नहीं, क्योंकि सप्लाई तो चेंज हो सकती है ना। क्यों चेंज हो सकती है? क्योंकि बहुत सारी फर्में बाजार में आएंगी तो सप्लाई बढ़ जाएंगी, फर्में जाएंगी तो सप्लाई घट जाएगी, तो वो तो चेंज होती रहती है। मांग वक्र जो है वो प्रभावी रहता है। इसका मतलब ये जो जहाँ पे काटेंगे वहाँ पे जो है कीमत में तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा है। इतनी सारी फर्में या तो मार्केट में आएंगी या मार्केट से जाएंगी, तो कीमत चेंज नहीं होनी है वहाँ पे। ये आपका संतुलन है, संतुलन की मात्रा। कहने का मतलब मैं पहले आपको क्लियर कर चुका हूं कि मान लो किसी भी कीमत पे कोई भी फर्में जो हैं अधिसामान्य लाभ कमा रही हैं। अधिसामान्य लाभ का मतलब बहुत ज़्यादा लाभ कमा रही हैं, तो फर्में आकर्षित होंगी, और फर्में आकर्षित होंगी तो फर्में मार्केट में आएंगी। आएंगी तो फिर सीधी सी बात है कीमतें गिरेंगी, और कहाँ तक गिर के रह जाएंगी? आपके न्यूनतम औसत लागत तक। या फिर फर्में घाटा उठा रही हैं, या अधिसामान्य सामान्य लाभ से कम, जिसको हम हानि कह रहे हैं, तो फर्में जाएंगी बाहर, और बाहर जाएंगी तो कीमतें को बढ़ने का जो है प्रचलन होगा, और कीमतों बढ़ने का ट्रेंड होगा तो वो बढ़ती बढ़ती कहाँ तक जाएंगी? जहाँ पे आपका न्यूनतम औसत लागत के बराबर हो जाएंगी, तो वहाँ पे संतुलन होगा। इस वक्र के द्वारा जो है हम समझा सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम आपकी बुक में जो है वो दे रखा है, उसी एग्जाम्पल को लेके हम चलते हैं आगे कि फर्मों की संख्या कैसे निकालें। एक इसमें आपकी बुक में बता रखा है कि आपका एक मांगफलन है QD इज इक्वल टू 200 माइनस P। ठीक है, और एक फर्म का ये जो QD इज इक्वल टू एक बाजार का मांगफलन है। किसका मांगफलन है? बाजार मांगफलन है। फर्मों की संख्या निकालने का एक कॉन्सेप्ट इसने दिया है, और बाजार में सारी समरूपी फर्म है, एक जैसी फर्म है। एक फर्म जो है उसका पूर्ति वक्र दे रखा है, जिसको आपने लिखा QS इज इक्वल टू 10 प्लस P। QS इज इक्वल टू
10+P ये आपका सप्लाई वक्र है और इसमें एक शर्त दे रखी है कि इसका जो मान है यहाँ पे P का मान जो है वो ग्रेटर देन एन इक्वल टू 20 होना चाहिए। कहने का मतलब इस 20 के बराबर हो सकता है या 20 से ज़्यादा हो सकता है, इससे कम होगा तो कोई भी फर्म जो है वो सप्लाई के लिए तैयार नहीं होंगी। यानी कहने का मतलब ये कीमत जो है ना मिनिमम है 20 से कम पे वो व्यापार नहीं करेंगी, वो मार्केट से बाहर निकल जाएंगी। कहने का मतलब मिनिमम एबीसी जो है वो आपका कितना है 20 है। मिनिमम एबीसी कितना है 20 है। तो अब देखिए कीमत कितनी मान के चले हम 20, तो आपकी जो मार्केट की डिमांड होगी वो कितनी होगी क्यू डी इज इक्वल टू 20 माइनस 200 माइनस 20 180। डिमांड कितनी, मार्केट डिमांड जो है 180 टन में हो सकती है, यूनिट्स में हो सकती है, कोई भी यूनिट इसकी हो सकती है, ठीक है। और एक फर्म की पूर्ति जो है वो कितनी होगी वो यहाँ पे आप निकाल लीजिए, क्यू एस इज इक्वल टू 10+20। एक फर्म जो है वो कितनी पूर्ति कर रही है 30 यूनिट्स की पूर्ति कर रही है। टोटल डिमांड कितनी है 180। संतुलन की स्थिति में कंप्लीट डिमांड इसकी पूरी हो जानी चाहिए। 180 यूनिट की डिमांड करने के लिए कितनी फर्मों की जरूरत पड़ेगी, जब एक फर्म आपकी 30 यूनिट का कर रही है। इसका मतलब सीधा सा बात है कि आपकी एक जो टोटल आपकी डिमांड है मार्केट की 180, उसमें जो है वो आपकी एक फर्म की पूर्ति का भाग दे दो तो ये आ जाएगा 6 फर्म। इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आए इतना सिंपल न्यूमेरिकल तो आप जो है उसको कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर होगा ये। छोटी छोटी जो 2 चीज़ें जो हैं वो इसमें आपकी बची हुई हैं उसको भी करवा देता हूँ। इसके जो कुछ अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशंस हैं, उनके बारे में अगर हम देखें तो एक चीज़ आती है बेटा जी उच्चतम निर्धारित कीमत। उच्चतम निर्धारित कीमत। उच्चतम निर्धारित कीमत का मतलब क्या होता है, कुछ वस्तुओं के मामले में सरकारें जो हैं वो क्या करती हैं, एक मैक्सिमम जो है प्राइस निर्धारित कर देती हैं, उच्चतम कीमत निर्धारित कर देती हैं कि इससे ज़्यादा आप नहीं बेच सकते। उसको कहते हैं उच्चतम निर्धारित कीमत। सामान्यतः आप देखिए, आपने कोटा की दुकान देखी होगी, राशन कोटा वाली दुकान देखी है ना, जहाँ पे खाद्य सुरक्षा योजना वगैरह और इस तरह के लाभ जहाँ मिलते हैं। आपने देखा होगा इतने रुपए किलो गेहूँ मिलती है, चीनी मिलती है, केरोसिन मिला करता था, या उसकी एक मैक्सिमम प्राइस जो है वो सरकारें डिसाइड कर देती हैं कि इससे ऊपर आप नहीं बेच सकते। तो उससे क्या होता है वो चीज़ देखिएगा अभी आप। देखिए मान लीजिए चीनी है, गेहूं है, केरोसिन है, और विकासशील देशों में ये स्थिति आती है कि एक बड़ी जनसंख्या जो है वो गरीबी रेखा से नीचे होती है या उसके बहुत करीब होती है। वहाँ पे ये जो चीनी, गेहूँ और रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जनसंख्या के लिए। इसलिए सरकारें क्या करती हैं कि एक कीमतें निर्धारित कर देती हैं कि भाई आप इससे ज़्यादा नहीं बेचोगे। और ये जो मैक्सिमम जो आपकी कीमत है, उच्चतम निर्धारित कीमत है, वो बाजार कीमत से कम होती है। क्या होती है बेटा जी, बाजार कीमत से कम होती है। आपने देखा होगा ना कि बाजार कीमत जो है वो गेहूं की 28 रुपये 30 रुपये पर केजी है, लेकिन कुछ लोगों को एक जो निर्धारित वर्ग है, वर्ग का मतलब यहाँ पे एक गरीबी रेखा से नीचे की बात हम कर रहे हैं, या जिनको खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत कैटेगराइज किया गया है, उनको जो है वो 2 रुपये किलो गेहूं दे रही है। इसका मतलब क्या है, ये उच्चतम निर्धारित कीमत है कि आप 2 रुपये से ज़्यादा नहीं बेच सकते। तो उससे क्या होगा कि एक बड़ी जनसंख्या जो है वो उसको जो है उसके सामान्य रोजमर्रा की चीज़ें जो हैं वो कम दाम में मिल जाएंगी। याद रखना, नाम उच्चतम निर्धारित कीमत है लेकिन ये बाजार कीमत से कम होती है। बाजार कीमत 28 है, ये 2 रुपये किलो होती है। अब मान लो स्थिति ये आ गई कि 2 रुपये किलो है, तो यहाँ पे मांग पूर्ति के नियम लागू करेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2 रुपये में जो है बहुत ज़्यादा समस्याएं पैदा हो जाए कि दुनिया खरीदने आ जाएगी। तब जो है सरकारें क्या करती हैं, इसमें एक तो राशनिंग करती हैं। क्या करती हैं बेटा जी, राशनिंग करती हैं।
कोटा निर्धारित कर देते हैं कि आपको इतने से ज़्यादा गेहूं नहीं मिलेगा। पहली बात, जब इतने से ज़्यादा नहीं मिलेगा कि आपको 20 किलो ही मिलेगा, तो आप इससे ज़्यादा खरीद ही नहीं सकते, इसलिए डिमांड का कोई लफड़ा रहेगा नहीं। दूसरी बात, कैटेगराइज कर देगी कि इन इन कैटेगरीज को मिलेगा जिनका इनकम लेवल इतना है, इसको मिलेगा। जिनका राशन कार्ड बना दिया कि ये राशन कार्ड आपका है, इस कलर का राशन कार्ड होगा, इस कैटेगरी का राशन कार्ड होगा, आप एपीएल में हैं, आप बीपीएल में हैं, या आप खाद्य सुरक्षा योजना में हैं, आप अंत्योदय योजना में हैं, या किसी भी योजना के अंतर्गत जिसमें आपको ये लाभ मिल सकते हैं, तो उन्हीं को मिलेगा, बाकी पॉपुलेशन को नहीं मिलेगा, इसलिए ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपकी उच्चतम निर्धारित कीमत है। सुना होगा ना, उचित मूल्य की दुकान वहीं पे मिलेगी, सारी दुनिया में नहीं मिलेगी, तो ये आपकी उच्चतम निर्धारित कीमत है। अब जैसे उच्चतम निर्धारित कीमत है, उसी तरह से एक न्यूनतम निर्धारित कीमत भी होती है। क्या होती है बेटा जी? न्यूनतम निर्धारित कीमत। न्यूनतम निर्धारित कीमत का मतलब सरकार एक मिनिमम जो है वो प्राइस डिसाइड कर देती है, मिनिमम प्राइस। और ये मिनिमम प्राइस मार्केट प्राइस से ज़्यादा भी हो सकता है। ये कब होता है? पिछले दिनों आपने किसान आंदोलन वगैरह देखे होंगे, वहाँ पे एक वो एमएसपी की डिमांड कर रहे थे, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस की बात कर रहे थे कि हमें ये डिसाइड करो। ये न्यूनतम निर्धारित कीमत क्या है? कुछ फसलें जैसे होती हैं, मान लीजिए गेहूं की बात है, या कोई दूसरी फसलें, बाजरा या आपके सरसों वगैरह की बात है, इनके मामले में सरकारें क्या करती हैं कि एक कीमतें निर्धारित कर देती हैं कि भाई इतने रुपए क्विंटल में तो हम खरीद लेंगे। ये जो है आपको न्यूनतम निर्धारित कीमत दे दी कि आपको इससे कम में बेचने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सरकार जो है वो खुद खरीदने के लिए तैयार होगा। कई बार सरकारों को बहुत ज़्यादा मात्रा में खरीदना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे ये इस तरह की, आपने देखा होगा कि एफसीआई के गोदाम जो है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम में बहुत सारा गेहूं पड़ा रहता है। वो इसी तरह से जो है स्टॉक करके रखते हैं, और वो स्टॉक करके रख के क्या करेंगे, उसको कोई बहुत अपरिहार्य स्थिति जब बन जाएगी, तो उस अपरिहार्य स्थिति में ये हमारा जो भी आम जनता की ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो है उसको काम में लिया जाता है। तो ये न्यूनतम निर्धारित कीमत जो है आपकी बाजार कीमत से ज़्यादा हो सकती है। ये सरकारें, इनके लिए अपने खरीदने के लिए सरकार खुद खरीदेगी इस दाम पे, तो वो जो है वो आपकी न्यूनतम निर्धारित कीमत है। और इसी के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। सामान्य सी बातें, इसमें अधिमांग की बात आएगी, अधिपूर्ति की बात आएगी, संतुलन की बात आएगी, एमएसपी की बात आएगी, अधिकतम निर्धारित कीमत की बात आएगी, और मांग वक्र और सप्लाई कर्व का जो शिफ्टिंग है वो चीज़ें हुई। नेक्स्ट जो है वो देखेंगे हम। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय। अगेन हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू।